देखिए बाबू, हम लोग अगले टॉपिक में प्रिज्म का इंट्रोडक्शन और प्रकाश का वर्ण विक्षेपण पढ़ चुके हैं। वो कोई ज़्यादा टीडियस टॉपिक नहीं है। हमको ऐसा लगता है कि आप लोग उसको आराम से तैयार कर लिए होंगे। हमने यही बात बताया है कि यह जो पाठ है प्रिज्म से संबंधित है, इसलिए प्रिज्म का हमने जो कॉन्सेप्ट दिया है उस कॉन्सेप्ट को बखूबी पूर्वक 2-3 बार पढ़ लीजिएगा। 2-3 बार पढ़ने का मतलब आप अपवर्तक कोण के बारे में जानकारी हो जाएगा, उसके आधार के बारे में जानकारी हो जाएगा और उसके अपवर्तक कोण के बारे में जानकारी हो जाएगा। इन जानकारियों के आधार पर हम आगे की तरफ रास्ता तय कर देंगे। तब हम देख रहे हैं कि अगला टॉपिक है कैलकुलेशन ऑफ एंगल ऑफ डिविएशन ऑफ ए प्रिज्म। प्रिज्म के विचलन कोण की गणना। अब आराम से पहले देखिए, एबीसी कोई प्रिज्म है। एबीसी क्या है? कोई प्रिज्म है जिसका अपवर्तक कोण ए है। जब अपवर्तक कोण ए होगा तो अपवर्तक कोण के सामने की भुजा क्या होती है? आधार होती है। इसका बीसी क्या है? आधार है। और बाकी दो क्या है? अपवर्तक कोण है। तो किसी प्रिज्म में कितने अपवर्तक कोण होने चाहिए? 2 अपवर्तक कोण होना चाहिए। ये प्रिज्म का कंसेप्ट होता है। इतना तक क्लियर हो गया कि जब 2 अपवर्तक कोण है तो इसमें अपवर्तन की क्रिया 2 बार होगी। तो देखिए कैसे अपवर्तन की क्रिया हो रही है। प्रकाश की किरण के आपतन के कोण I1 पर AB कोण पर आपतित होती है। प्रकाश की किरण के आपतन के कोण I1 पर AB कोण पर अपवर्तित होती है। वहां से प्रकाश की किरण LM दिशा में अपवर्तन के कोण R1 पर अपवर्तित होती है और ये अपवर्तित होकर प्रिज्म के दूसरे कोण AC पर पहुंचती है। AC कोण के लिए R2 क्या हो जाएगा? आपतन का कोण हो जाएगा। क्या होगा? आपतन का कोण हो जाएगा। और बाहर की ओर अपवर्तन के कोण R2 पर MN दिशा में क्या होती है? निर्गत होती है। अगर प्रिज्म नहीं होता तो प्रकाश की किरण K से L जाती है और L से कहां जाती है? D तक सफर करती है। कोई दिक्कत? अब निर्गत किरण MN को पीछे की तरफ बढ़ाते हैं तो आपतित किरण के P बिंदु पर मिलती है। तो आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच जो कोण डेल्टा बनता है उस डेल्टा कोण को कौन सा कोण कहते हैं? विचलन का कोण। क्या कहते हैं? तो बाबू ये जो कोण हो गया कैसा कोण है? विचलन कोण है। क्या है? विचलन कोण। अब देखिए इस विचलन कोण डेल्टा का मान हमको निकालना है। तो अब देखिए ये डेल्टा PLM में डेल्टा क्या है? बहिष्कोण। और बहिष्कोण सामने के 2 अभिमुख अंतःकोणों के योग के बराबर होता है। तो किस कोण के बराबर होगा? ये इस कोण के बराबर होगा और इस कोण के योगफल के बराबर होगा। तब यहां पर देखिए थ्योरी त्रिभुज PLM में डेल्टा बहिष्कोण है तो कोण डेल्टा बराबर क्या हो जाएगा? कोण PLM तथा कोण PML के योगफल के बराबर हो गया। इतना तो क्लियर हो गया आप लोगों को। अब हमको देखना है PLM का मान I1 माइनस R1 और PML का मान I2 माइनस R2 कैसे हो रहा है। देखिए थोड़ा इसको हम किनारे आपको समझा रहे हैं। यहां पर देखिए ये इस तरह का एक रेखा है
और ए रेखा क्या है, इस तरह का है। अब देखिए यही कोण क्या है, I1 है, ये शीर्षाभिमुख कोण है और ये कोण किसके बराबर होगा, ये भी I1 होगा। क्या होगा, ये भी I1 के बराबर होगा, क्योंकि शीर्षाभिमुख कोण बराबर होते हैं। लेकिन देख रहे हैं यहाँ एक रेखा खींचा गया है, ये रेखा देख रहे हैं, ये रेखा बेटा ऐसे है, क्या है, ये रेखा ऐसे है। ये जो रेखा ऐसे है तो ये कितना है, 8 है। तो इस कोण का मान निकालना होगा तो क्या करेंगे, इस कोण का मान निकालना होगा तो इतना में से इतना को घटा के देंगे तो ये कोण बराबर कितना हो जाएगा, I1 माइनस कितना हो जाएगा, R1 हो जाएगा। क्लियर हो गए, I1 माइनस। तो कहने का मतलब ये कोण जो क्या होगा, ये I1 के बराबर हो गया, ये पूरा I1 में से R1 को घटा देंगे तो इस कोण का मान हमको क्या मिलेगा, I1 माइनस R1 मिलेगा। अब इस पर देखिए, ये दूसरा फिगर देखिए, ये देखिए एक रेखा ऐसे है, ये रेखा, और ये रेखा कैसे है, ऐसे है, ये रेखा ऐसे है और ये कोण कितना है, I2 है। तो ये भी शीर्षाभिमुख कोण क्या होगा, बराबर होगा, ये भी कितना हो जाएगा, I2 हो जाएगा। लेकिन देख रहे हैं आप लोग, इसमें क्या है, आप लोगों ने देखा, इसके बीच में देख रहे हैं ये रेखा खींचा हुआ है, जो R2 कोण है, ये रेखा खींचा हुआ है, ये कितना है, R2 है, ये कितना है, R2 है, ये R2 रेखा है। तो ये पूरे में से, ये पूरे कोण में से, ये पूरे कोण में से इस R2 को इतना कोण घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, ये कोण हो जाएगा I2 माइनस R2 हो जाएगा। यही मान लिखा गया है, I1 माइनस R1 प्लस I2 माइनस R2 लिखा गया है। अब इसको सजाएंगे तो कैसे सजाएंगे, I1 प्लस है और I2 प्लस है, इसको दोनों को एक जगह ले लिए, I1 प्लस I2, ये देखिए माइनस है और ये माइनस है, और माइनस माइनस कॉमन लेंगे तो कोष्ठ के अंदर कितना हो जाएगा, R1 प्लस R2 हो जाएगा। क्लियर है। त्रिभुज OLM में, त्रिभुज OLM में, त्रिभुज OLM में देखिएगा किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर। कोण O प्लस कोण R1 प्लस कोण R2। यह कोण का चिन्ह नहीं लगाया है, इसका चिन्ह नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि R1 और R2 क्या होता है, अपवर्तन का कोण है, पहले से ये मालूम होता है, इसलिए यहाँ पर हम बगल में कोण का चिन्ह नहीं लगाएंगे। इतना तक क्लियर हो गया। समचतुर्भुज अब किसमें लगे, समचतुर्भुज ALOM में। देखिए कौन है, ALOM। समचतुर्भुज किसमें कहते हैं, जिस चतुर्भुज के आमने सामने क्या कोणों का योग 180 डिग्री के बराबर होता है, उस चतुर्भुज को कौन सा चतुर्भुज कहते हैं, समचतुर्भुज कहते हैं। देखिए कैसे होता है, ये कोण आपको इतना कोण 90 कैसे हुआ है, ये कोण 90 कैसे हुआ, यहां से यहां तक देखिए। ON1 जो है ये भी पृष्ठ पर क्या है, लंबवत रेखा है, क्या है, लंबवत रेखा है। जब लंबवत रेखा खींची जाएगी तो ये कोण बाबू जो है, ये कोण जो होगा, इतना जो कोण है 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कोण कितना हो जाएगा, 90 डिग्री के बराबर हो जाएगा। ये पूरा यहां से यहां तक 90 डिग्री के बराबर होगा। ये ON2 भी क्या है, ऐसी पृष्ठ पर लंबवत है, इसलिए ये जो कोण है इतना कोण, कितना, इतना से इतना कोण है, ये भी 90 डिग्री हो जाएगा। तो कोण L प्लस M का जोगफल कितना हो जाएगा, 180। 90 कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इतना L प्लस कोण M बराबर 180 डिग्री, और एक जोड़ा बचता है कोण A और कोण O।
अपने आप हो जाएगा एक सत्यम कि सम चतुर्भुज किसी भी चतुर्भुज के चारों कोणों का योगफल कितने के बराबर होता है? 360 डिग्री के बराबर होता है। 180 डिग्री आपको मिल गया, इसलिए ये और इसका योगफल कितना हो जाएगा? अपने आप 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। इसलिए कोण O प्लस A बराबर 180 डिग्री के बराबर। इतना तो क्लियर हो गया। अब देखिए, अब समीकरण 2 तथा 3 से, समीकरण 2 भी इसका योगफल 180 है और समीकरण 3 का भी योगफल 180 है। इसका राइट हैंड साइड बराबर है तो लेफ्ट हैंड साइड क्या होगा? अपने आप बराबर हो जाएगा। इसलिए A बराबर R1 प्लस R2, ये कितना हो जाएगा? चौथा समीकरण हो जाएगा। और समीकरण 1 और 4 से, कहने का मतलब समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में जब रख देंगे तो कितना आ जाएगा? इसमें तो देख रहे हैं ये I1 प्लस I2 ठीक है, R1 प्लस R2 का मान कितना है? A, इसलिए डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस किसके बराबर हो जाएगा? A के, क्योंकि इस ये R1 प्लस R2 किसके बराबर है? A के बराबर है। समीकरण 4 का मान समीकरण 1 में रख देंगे तो इतना के बराबर हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर कितना होगा? I1 प्लस I2 माइनस कितना होगा? A हो जाएगा। अब तो सर तब हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। अब वहां से आगे बढ़ा जाए। अब देखिए स्नेल के नियम से कितना होता है? स्नेल के नियम से, स्नेल का नियम होता है न्यू बराबर साइन आई बटा में कितना होता है? साइन। इस पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। अब देखो बाबू, यहां पर दो फेस है, प्रिज्म में कितने अपवर्तक कोण से अपवर्तक? 2 अपवर्तक। अब AB के लिए हम देखें, AB पर आपतन कोण I1 है और अपवर्तन कोण कितना है? R1 है। इतना क्लियर हो गया। इसलिए AB फेस के लिए कितना हो जाएगा? म्यू बराबर साइन I1 बटा में कितना होगा? साइन R1 होगा। अब हम क्या करते हैं? प्रिज्म को पतले कर देते हैं, या हम कर देते हैं कि यदि I1 एवं R1 के मान अल्प होंगे, जब अल्प होता है तो साइन थीटा लगभग बराबर थीटा, कॉस थीटा बराबर 1 तथा टेन थीटा बराबर थीटा होता है। तो हमारे साइन केस में है तो साइन I1 लगभग बराबर I1 हो जाएगा तथा साइन R1 लगभग बराबर कितना होगा? R1 होगा। अब इसका मान यहाँ बैठा देंगे और इसका मान यहाँ, तो म्यू बराबर कितना होगा? साइन I1 की जगह पर सिर्फ I1 और साइन R1 की जगह पर कितना होगा? सिर्फ R1 हो जाएगा। तो तिरछा तिरछी गुणा करेंगे तो I1 बराबर कितना होगा? म्यू R1। अब इस फेस के लिए लेंगे, क्या करेंगे? इस फेस के लिए लेंगे तो इसी प्रकार कितना हो जाएगा? I2 बराबर हो जाएगा म्यू R2 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? म्यू R2 हो जाएगा। यह समीकरण कितना ले लिए? 6। I1 और I2 का मान हमारा मिल गया। तो समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रख देंगे। क्या होगा? समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में। देखो समीकरण 5 बाबू यहाँ लिख दी है समझने के लिए। डेल्टा बराबर I1 प्लस I2 माइनस A है। अब हम क्या करेंगे? इसका मान हम निकाल चुके हैं। अब हम इसका मान कहाँ रख देंगे? समीकरण 5 में। समीकरण 6 का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो कितना होगा? ये म्यू R1 हो जाएगा तथा कितना हो जाएगा? म्यू I1 और I2 के जगह पर म्यू R1 और तथा म्यू R2 को रख देंगे तो म्यू R1 प्लस म्यू R2 हो जाएगा। तो डेल्टा बराबर म्यू कॉमन हो गया, R1 प्लस R2 माइनस से हो गया समीकरण 7। और देखो समीकरण 4 हम निकाले हैं, A बराबर R1 प्लस R2 हो गया। और समीकरण 4 का मान उठाकर किस में रख देंगे? समीकरण 7 में रख देंगे तो R1 प्लस R2 इक्वल टू कितना होता है? A। तो म्यू इंटू A माइनस A और A कॉमन हो जाएगा तो डेल्टा बराबर कितना होगा? म्यू माइनस 1 इंटू A। ये क्या हो गया?
प्रिज्म के विचलन कोण का व्यंजक हो गया। अब देखिए कुछ हम एक्स्ट्रा नोट पढ़ लेंगे कि देखिए इस तुम्हें आगे जो भी प्रिज्म के बारे में पढ़ना है 3 रंगों के बारे में पढ़ना पड़ता है, बैगनी, लाल और पीली किरण के लिए। तो यहाँ पर पीली किरण को बैगनी और लाल रंग के लिए मध्यमान किरण, बीच वाली किरण माना जाता है। तो अब देखो, अगर किसी खास प्रिज्म को लिया जाए, क्या किया जाए, अगर किसी खास प्रिज्म के लिए बैगनी, लाल तथा पीले रंग के किरणों के लिए विचलन कोण डेल्टा हो गया, और डेल्टा भी जब डिनोट करते हैं तो बैगनी रंग के लिए विचलन कोण, और डेल्टा आर जब लगाते हैं तो लाल रंग के विचलन का कोण, तथा डेल्टा में कुछ नहीं लगाया गया है, वाई भी नहीं, किसी किताब में वाई लगाया जाता है, लेकिन बहुत से किताबों में डेल्टा के जगह पर कुछ, उसका मतलब हो गया ये सामान्यतः पीली किरण के लिए होता है, तथा डेल्टा हो तो इन रंगों के लिए प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक म्यू होता है। म्यू भी का मतलब हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, लेकिन बैगनी रंग के लिए म्यू आर का मतलब हो गया प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है लाल रंग के लिए, तथा म्यू का मान होता है कि प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक है, लेकिन पीली किरण के लिए है। तो समीकरण 8 की सहायता, समीकरण 8 यही है ना, तो समीकरण 8 में हम इसको क्रमशः लेंगे। तो हम पहले बैगनी रंग लेंगे, तो डेल्टा की जगह पर कितना हो जाएगा, डेल्टा भी म्यू की जगह पर कितना होगा, म्यू भी -1 इंटू ए, और तब लाल रंग के लिए लगे तो डेल्टा आर बराबर कितना होगा, म्यू आर, यहाँ म्यू भी था तो क्या हो जाएगा, म्यू आर -1 इंटू ए, तथा डेल्टा बराबर कितना होगा, इसमें कुछ नहीं लगाया जाता है, डेल्टा बराबर म्यू -1 इंटू ए। यहाँ पर लिख दिया है बैगनी और लाल रंगों के किरणों के लिए मध्यमान किरण पीली किरण होती है। तब हम लोग अगला टॉपिक पर हम लोग जाएंगे, प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक निकालना है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, उसको देखना बहुत जरूरी। उत्तर ही आएगा जब ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो ये टॉपिक जब कंप्लीट हो जाएगा तो उसमें बहुत आसान हो जाएगा, आपको क्या होगा, बहुत आसान, क्योंकि इसका आधा टॉपिक उसमें रहेगा, आधा इसका कैलकुलेशन उसमें रहेगा, और तब जाकर हम क्या करेंगे, आगे की तरफ निकाल लेंगे।